हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस का नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्या है, हम लोग समझेंगे इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या इफेक्ट रहा वर्ल्ड वार का। तो जैसे वर्ल्ड वार बिगिन हुआ तो क्या क्या इफेक्ट किया, कैसे कैसे देश में क्या क्या चीज हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, सर्ज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सर्ज मतलब बढ़ना, डिफेंस के खर्चों में बहुत ज्यादा राइज हुआ। वार स्टार्ट हो गया तो डिफेंस का इक्विपमेंट चाहिए, सोल्जर का रहने खाने का चाहिए, ये सब कुछ। तो वो हम लोग को देखने को मिला। अगला क्या मिला, हाइक इन कस्टम ड्यूटीज। जो भी माल इंपोर्ट होता तो उस पे लगने लग गया कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा। और कोई देश इंपोर्ट करता तो अपने देश के लिए लगाता कस्टम ड्यूटी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने किया जाने लगा। ठीक है। और क्या है, और बहुत सारा तकलीफ हुआ किसको, आम जनता को, क्योंकि प्राइस इंक्रीज के कारण। अब स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर में, वार चल रहा है और सब कुछ इधर उधर शॉर्टेज है सारे चीजों का। वार चल रहा है तो ठीक से कुछ भी हो, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, तो शॉर्टेज क्रिएट होगा। जो शॉर्टेज क्रिएट होगा तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए सारे चीजों में महंगाई हो गई। ठीक है। और फिर क्या आया, इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या डिफिकल्टी था इसके अलावा भी। क्रॉप फेल्योर, क्रॉप फेल्योर बहुत सारे जगहों पे देखने को मिला हम लोगों को, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जैसे क्रॉप फेल्योर हुआ तो क्या होगा, खाने का कमी होगा। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक फ्लू वायरस मतलब उस टाइम पे था, जिससे 12 से 13 मिलियन लोग मरे। और क्या था, और हार्डशिप वार के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वार लिखा हुआ है, वार के बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर हमेशा से क्या कर रहे थे इंडियंस पे, इंडियंस को मतलब कि हमेशा से उनको मतलब परेशान रखना, लो जैसे कि मार्शल लॉ करना, या फिर मतलब हमेशा से कॉलोनाइज करके रखना, अपने अंडर में रखना इंडियंस को। ठीक है। और सारा जो भी ट्रेड करते हैं इंडिया में, जो भी सामान रॉ मटेरियल लेते हैं यहाँ से और अपने कंट्री ब्रिटेन में सेंड करते थे और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है। तो फिर हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे कंट्री में एक भावना जगा लोगों के बीच कि यार हम लोग को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिना इंडिपेंडेंट हुए हम लोग लाइफ सही से जी नहीं रहे हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ नेता उभर कर आए, बहुत सारे लीडर, जैसे कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब हम लोग आगे देखेंगे ये लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये लोग पीपुल को यूनाइट करने का काम किए। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। अब देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में समझते हैं। इनका क्या था प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह पे वर्क करते थे ये। अब सत्याग्रह है क्या बेसिकली, मतलब कि हम लोग को मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने आजादी के लिए लड़ना नहीं है, मतलब बातचीत से
हम इन्फ्लुएंस करेंगे ब्रिटिशर को, उनको बताएंगे हमारा क्या मोरल वैल्यूज, मतलब हम क्या चाहते हैं, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें मास मतलब कि एजिटेशन नहीं होगा, लड़ाई, हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे। इनका ये था प्रिंसिपल। तो क्या है, सत्याग्रह रेफर्स टू यूनिक मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस दैट गांधी डेवलप्ड व्हाइल लिविंग इन साउथ अफ्रीका। ये कहां से बिगिन हुआ था सत्याग्रह? गांधी जी इंडिया में पहले, मतलब इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले भी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आए हुए थे, ठीक है। वहां पर किस चीज का लड़ाई चल रहा था? वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस और ब्लैक अफ्रीकन पे। जैसे कि क्या क्या लॉ था उन लोग के लिए? था मैंडेटरी पास चाहिए इंडियंस के लिए, बैन ऑन इंडियन इमिग्रेशन, जाने नहीं दिया जाता था इंडियंस को वहां पे, हाई टैक्स ऑन इंडियन ट्रेडर्स, हाई टैक्स लगाते थे इंडियन ट्रेडर्स पे। जब कोई इंडियन ट्रेडर्स अगर सामान भेजता था वहां पर तो ज्यादा टैक्स। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भी सामान इंपोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, तो हम वो हमारे सामान पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं टेरिफ। अभी जो टर्म चला है टेरिफ, टेरिफ में क्या होता है, हमारे गुड्स पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे। जैसे कि सपोज अगर अगर मतलब जो भी टैक्स हो, मतलब कि अपने मतलब जो भी टैरिफ लगाया, मतलब एक टाइप से वो क्या हुआ, वो उन लोग के लिए मतलब टैक्स लगाना, जिसको बोलते हैं टैरिफ। अब समझते हैं इंडिया में कैसे आया सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, 1915 में इंडिया में रिटर्न किए। और सत्याग्रह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सत्याग्रह क्या है? द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सच्चाई के लिए हम लोग को लड़ना है, ठीक है। इनकरेज दैट फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। इनकरेज किया जाता था कि फिजिकली फाइट मत करो, मतलब ये नहीं कि लाठी डंडा से लड़ने लग जाओ, वैसा नहीं। ऑपरेसर यहां मतलब कि ओपोनेंट को बताया जा रहा है कि फिजिकली लड़ना जरूरी नहीं है। हम लोग उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, उन लोग को बता सकते हैं, ठीक है, समझाया जा सकता है उन लोगों को। इस टाइप से उनका मोटिव रहता था, हमेशा लड़ाई नहीं करने का सोचते थे वो कभी भी, मतलब वायलेंस नहीं करना है किसी तरह से। अच्छा, उस टाइप कुछ कुछ जैसे कि था नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि बॉयकॉट करेंगे हम लोग। कुछ कुछ मूवमेंट जो लॉन्च किए थे महात्मा गांधी, हम लोग पढ़ेंगे आगे। नॉन कोऑपरेशन, इसके अंदर क्या था? नॉन कोऑपरेशन के अंदर में कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का। बॉयकॉट मतलब कि यूज नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स, सामान का, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का, स्कूल्स का, ठीक है, और क्लोथ्स का हम लोग अपने इंडियंस यूज करेंगे। तो हो गया नॉन कोऑपरेट ही नहीं करना, मतलब ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेशन ही नहीं करना, ठीक है। ब्रिटिशर आए थे कैसे इंडिया में? जब इंडियंस ही कोऑपरेट किए। राजा जो मुगल एम्पायर था उन लोग तो कोऑपरेट किए उन लोगों के साथ, हाँ ठीक है रहिए, ट्रेड कीजिए, और धीरे धीरे ट्रेड किस में बदल गया? हम लोग की गुलामी में बदल गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो देखेंगे हम लोग नॉन कोऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर एक आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जैसे कि हम लोग लॉ को वायलेट करेंगे, मतलब जो भी कानून रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी कानून रहेगा उस कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे चलकर जो हम लोग पढ़ते हैं डांडी मार्च, जिसमें कि देखा जाएगा आगे आगे इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। और क्या था? महात्मा गांधी का क्या बिलीव था? धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस। धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस
कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। अगर हम नॉन वायलेंट मीन्स यूज करें तो सभी इंडियंस को हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला इनका जो था, जो मूवमेंट जो चला चंपारण में, ठीक है, दूसरा अहमदाबाद में, और एक खेड़ा। तो ये सब क्या था, सत्याग्रह मूवमेंट था महात्मा गांधी का। पहला कौन सा, चंपारण में, चंपारण बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक एक करके देखेंगे हम लोग। चंपारण सत्याग्रह में क्या था, कहां कहां स्टार्ट हुआ है चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। कब स्टार्ट हुआ, 1916। किसके लिए था ये, पीजेंट्स, फार्मर के लिए था, अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम क्या था, पीजेंट्स को बोला जाता था कि आप, जैसे कि आपका जमीन है, सपोज ये लैंड है, इस लैंड में 15% ऑफ द लैंड, जो 15% जो लैंड है, इसमें आपको इंडिगो ग्रो करना है। इंडिगो बेसिकली नील का खेती करना है, ठीक है। तो अब इंडिगो ग्रो करने से फार्मर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, पर फिर भी इनको फोर्स किया जा रहा था कि अब इंडिगो ग्रो कीजिए, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर जो भी फार्मर थे नाराज थे, उनकी बातों को समझने के लिए गांधी जी गए चंपारण बिहार। फिर जो भी बातचीत हुआ, तो फिर डिस्कशन हुआ कि फोर्स नहीं करना है, ठीक है। और जिसके जो 15% जो है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, तीन कटिया सिस्टम। और एक क्यों, पहले इंडिगो ठीक था, मतलब कि इंडिगो ग्रो करने में दिक्कत परेशानी नहीं थी, पर क्यों परेशानी होने लग गया इंडियन फार्मर को, क्योंकि सिंथेटिक डाई बनने लग गया था जर्मनी के अंदर। सिंथेटिक डाई का फॉर्मेशन होने लग गया कहा, जर्मनी के अंदर। अब वो सस्ता पड़ता था, ठीक है। और पर ब्रिटिशर सिंथेटिक डाई जर्मनी से क्यों नहीं मंगा देते, क्योंकि जर्मनी खुद उनका ओपोनेंट था, ओपोनेंट कंट्री। अब ओपोनेंट कंट्री, अब अगर अपोनेंट कंट्री से मंगा रहे हैं कोई सामान, तो अपोनेंट कंट्री के पास पैसा जा रहा है। तो ये लोग क्या करते थे कि नहीं, हम लोग इंडिया से रॉ मटेरियल उठाएंगे और अपने देश भेजेंगे, और वहां के जो भी टेक्सटाइल फैक्ट्री है वहां पर यूज होगा। अगला क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में कहा था, खेड़ा गुजरात में हुआ था, ठीक है। कब, 1917 में। पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग इपिडेमिक। अब जैसे कि खेती नहीं बढ़िया से हो पाया, फिर भी उनसे क्या होता था, डिमांड किया जाता था रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू है आप दीजिए। अब खेती अच्छी हुई नहीं है, फार्मर के पास पैसे नहीं है, और फिर भी उनसे डिमांड किया जा रहा है कि आप पैसे दीजिए, रेवेन्यू दीजिए, टैक्स दीजिए। तो ये काफी प्रॉब्लम वाला बात है फार्मर के लिए। तो इसके लिए भी गांधी जी इनको सपोर्ट करने के लिए गए यहाँ पे। अगला जो मूवमेंट था, अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ। कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर किस लिए, इनका क्या प्रॉब्लम था, इंक्रीज इन वेज। इनका कहना था कि भाई हमारे कमाई को बढ़ाइए, जो भी मतलब मंथली जो भी हमारा इनकम है, जो भी इनकम हमारा है उसको इंक्रीज कीजिए। ये लोग वर्कर लोग थे। अब जैसे कि सामान का प्राइस बढ़ रहा है, अब आप पेमेंट कम कर रहे हैं, तो दिक्कत है ना, परेशानी है ना उन लोगों के लिए। जैसे कि अगर क्या होता है आज के टाइम में भी, अगर इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब में हो, साल भर बाद, 6 महीने बाद उन लोग के सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, 10% का, 5% का, जैसे भी हो। तो क्योंकि सामान का धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है,
ठीक है, पहले जो सामान मिलता था जितना सस्ता, अब उतना सस्ता अब सामान नहीं रह गया, सामान का रेट बढ़ चुका है अब। तो अगर रेट बढ़ गया है तो पेमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो लोग परचेज कर पाएंगे सामान को, सामान बिक पाएगा। तो इस कारण से इनका क्या कंसर्न था कि हमारा जो भी तनख्वाह है उसको बढ़ाइए, मिल जो भी फैक्ट्री मालिक से हमारा जो तनख्वाह है उसको बढ़ाइए। उस कारण से ये लोग स्ट्राइक पे थे। अच्छा, सत्याग्रह से हम लोग क्या समझते हैं? सत्याग्रह से क्या समझते हैं? यूज ऑफ फिजिकल, पहला ऑप्शन क्या है? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन वाइल फाइटिंग। तो फिजिकल फोर्स तो हम लोग यूज नहीं करते सत्याग्रह के अंदर, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पैसिव रेसिस्टेंस एंड इज वेपन ऑफ वीक, नहीं, ये नहीं है। रेसिस्टेंस का तो बात ही नहीं है ना, हम लोग अपोज करते ही नहीं है सत्याग्रह के अंदर। नो पेन नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, अगर कोई हम पे अत्याचार कर रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग नॉन वायलेंट मेथड से शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसिस्ट मेथड, रेसिस्ट मेथड क्या है? कलर को लेके, पर ऐसा कुछ तो था नहीं इंडिया में उस टाइम पे, तो ऑप्शन गलत है। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन विच प्लेस, कौन कौन से प्लेस पे? सारे प्लेस पे, चंपारण पे भी लॉन्च किए थे, खेड़ा पे भी लॉन्च किए थे, अहमदाबाद, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्या है? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? पास्ड इन मार्च 1919। कब पास हुआ रोलेट एक्ट? 1919 में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको पास करता है। और ये क्या करता है? इस एक्ट बेसिकली कहता क्या है? ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर, बहुत ज्यादा पावर दे दिया गवर्नमेंट को टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, मतलब किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने का पावर दे दिया गया। और क्या कर, मतलब कि कोई भी मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, अगर कोई मूवमेंट कर रहा है या फिर स्ट्राइक कर रहा है तो उन लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन मतलब कि जेल में रख दिया जाएगा उन लोगों को, और बिना ट्रायल के, बिना कोई सुनवाई के 2 सालों तक उन लोगों को, फॉर 2 years बिना कोई सुनवाई के जेल में बंद कर दो। ठीक है, जो भी लीडर्स जो भी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई भी डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, कुछ नहीं सुना जाएगा, वो लोग को क्या करना है? सीधा जेल में डालो। ये रोलेट एक्ट पास हुआ सीधा सीधा इंडियंस को दबाने के लिए। तो इसका क्या रिप्लाई देते हैं गांधी जी? गांधी जी रिप्लाइज टू रोलेट एक्ट, क्या किया इन्होंने? हड़ताल लॉन्च किया। हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल समझ रहे होंगे, बंदी, जैसे आज के टाइम पे होता है भारत बंद होता है ना, तो पहले भी होता था उस टाइप से। लोकल लीडर्स वेर पीड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, कहां से? अमृतसर, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। ब्रिटिशर डिसाइडेड टू सप्रेस नेशनलिस्ट। ब्रिटिशर का क्या मतलब सोच था कि जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जो भी रिवोल्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, अरे यार